तो हे गाइस, काफ़ी लोगों की मेरे चैनल पे रिक्वेस्ट थी कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं अपनी टिप्स और स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करूं कि मैंने बैंक एग्ज़ाम्स की कैसे प्रिपरेशन करी है। तो उसी के रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ये एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जिसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मैंने किस किस तरह से अपनी प्रिपरेशन की है। इस वीडियो का बेसिक एजेंडा ये रहेगा कि स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन के बेसिक से, फिर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए और इंटरव्यू के जो मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो करी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और टिप्स जो हैं उनके वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ प्रिपरेशन से। बेसिक्स ऑफ प्रिपरेशन में आपका सबसे पहला है पॉइंट कि दो मेजर पिलर या दो मेजर चीज़ें आपको चाहिए पड़ती हैं किसी भी कंपेरेटिव एग्जाम में सक्सेसफुल होने के लिए, और वो दो चीज़ें हैं एक्यूरेसी और स्पीड। ये बात मैं आपको अपने क्लर्क प्रिपरेशन वाली वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि यही दो चीज़ें आपको बैंक के एग्ज़ाम में भी चाहिए, चाहे वो क्लर्क का हो, पीओ हो, आईबीपीएस हो, एसपीआई हो। यही दो चीज़ें चाहिए आपको, तभी आपका सक्सेसफुल रिजल्ट आएगा। अब एक्यूरेसी से मतलब क्या है हमारा? एक्यूरेसी से हमारा मतलब ये है कि हम क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं या नहीं, है ना? क्वेश्चन का सही होना ज़रूरी है, वरना नंबर नहीं आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। और सेकंड पॉइंट पे आता है स्पीड। स्पीड से मेरा मतलब ये है कि आप जो क्वेश्चन सही कर रहे हैं वो कितनी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे बैंक में जो गेम है वो स्पीड मैथ का है, स्पीड रीजनिंग का है, क्योंकि पर क्वेश्चन ऑन एन एवरेज 30 to 45 सेकेंड ही मिलते हैं क्वेश्चन पढ़ के, समझ के, सॉल्व करके आंसर देने में। तो इन दो चीज़ों को हमको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। पहले एक्यूरेसी इसलिए रखिए क्योंकि क्वेश्चन सही होगा तभी तो बात है, वरना स्पीड का कोई पॉइंट ही नहीं है जब क्वेश्चन गलत होगा, राइट? तो ये दो चीज़ें हमने साथ में लेके चलनी है, तभी रिजल्ट अच्छा आएगा। और एक और चीज़ मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ क्लर्क की प्रिपरेशन मत कीजिए, थोड़ा ऊपर लेवल लगा के पीओ की प्रिपरेशन कीजिए। देखिए काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, मेरे प्रिपरेशन के टाइम भी मैंने काफ़ी लोगों को देखा था जो 3-3, 4-4 साल से सिर्फ क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वो चीज़ पर्सनली मुझे बहुत अजीब लगी यार, कि तुम क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हो, थोड़ा ऊपर कर लो तो पीओ मिल जाएगा, ऑफिसर कैडर मिल जाएगा, है ना? तो वी शुड ऑलवेज शूट हायर, कि अगर आप पीओ के लिए टारगेट कर रहे हो, नहीं निकला तो चलो क्लर्क तो निकल ही जाएगा। बिकॉज पर्सनली स्पीकिंग मैंने सिर्फ पीओ की तैयारी करी है, मैंने कभी क्लर्क की तैयारी नहीं की है। क्लर्क के पेपर मैंने भरे थे, तो क्लर्क के पेपर में मैं क्या करता था, एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले मैं हर दिन 2 मॉक लगाता था मैं क्लर्क के, बस। बाकी मेरी प्रिपरेशन पीओ लेवल की ही चलती रहती थी। तो ये मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, जो भी लोग क्लर्क का सेपरेट और पीओ का सेपरेट करने का सोच रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप पीओ की प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे तो क्लर्क का आपका हो ही जाएगा, बिकॉज लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो पीओ का ऊपर होता है क्लर्क से, चाहे आप प्री देख लीजिए चाहे आप मेंस देख लीजिए, राइट? ठीक है, फिर आप आगे बढ़ते हैं। टिप्स फॉर क्वांट। क्वांट की कुछ टिप्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, सबसे पहला टिप है कि आप एक टॉपिक उठाइए डेली, और उस पर आप तब तक काम करिए जब तक आप मास्टरी ना कर लें उसकी। मास्टरी से मतलब है कि मेंस लेवल के क्वेश्चन आप सॉल्व ना कर सकें। ठीक है, एक टॉपिक आप पकड़ेंगे डेली तो आपका कम टाइम में अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा, है ना? हेल्टर स्केल्टर करने से अच्छा है एक टॉपिक पकड़िए, उसको पूरा रगड़िए तब तक जब तक आपके पूरी समझ में ना जाए। दूसरा टिप ये है कि बेसिक लेवल से स्टार्ट करिए, और मीडियम, फिर हार्ड, फिर हार्डेस्ट क्वेश्चन पे आइए। ऐसे करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसका, जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप में कॉन्फिडेंस आएगा, है ना? काफ़ी लोगों को मैं अपने कोचिंग में देखता था कि वो सीधे हार्डेस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते थे, फिर जब उनसे किसी वजह से भी नहीं हो पाता था तो वो डिमोटिवेट हो जाते थे। तो आपने ये नहीं करना है, आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है ना? इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कॉन्फिडेंस आएगा। तीसरा टिप ये है कि जो डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट्स आते हैं और जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, जो पैराग्राफ में लिखी हुई प्रॉब्लम आती हैं, ये बल्क ऑफ द क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, देखिए प्री की मैं बात करूँ तो क्लर्क के प्री में 1 डीआई आता है और पीओ के प्री में 2 डीआई आते हैं, तो 5 और 10 क्वेश्चन यही हो गए, और प्लस 3 से 5 वर्ड प्रॉब्लम्स तो हर पेपर में आती आती हैं। तो आप लगा लीजिए 15 से 20 क्वेश्चन आपके यही बन गए मैथ के ना, डीआई और वर्ड प्रॉब्लम्स। इन टॉपिक्स पे विशेष ध्यान देना है। अब वर्ड प्रॉब्लम्स किसी भी टॉपिक से आ सकती है, फॉर एग्जांपल्स आपके टाइम एंड वर्क से आ गई, बोट एंड स्ट्रीम से आ गई, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस से आ गई। तो हमने इनको थोड़ा महत्व देना है क्योंकि इनके क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और लास्ट टिप ये है कि एटलीस्ट एक सेट डीआई का आप रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि डीआई तो 120% श्योर है कि आता ही आता है पेपर में। ऐसा कोई पेपर आज तक हुआ नहीं इसमें डीआई का सेट ना आया, है ना?
तो इंस्टेड ऑफ आप उसको छोड़ के लास्ट मोमेंट पे करें, फिर पेपर में आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस डगमगा जाए, आप कुछ चीज़ गलती कर दें, उससे बढ़िया ये है आप रोज़ प्रैक्टिस करें, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको आदत हो जाएगी शॉर्टकट्स लगाने की या जो भी है। ठीक है? तो ये टिप्स क्वांट की हैं। अब हम आगे चलते हैं रीज़निंग के टिप्स पे। देखिए रीज़निंग के पहले 2 टिप्स सेम ही है क्वांट के जैसे। एक टॉपिक पकड़िए और उसको जब तक आप मेंस लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पाते, तब तक आप उसको रगड़ते रहिए। और दूसरा वही है, बेसिक से स्टार्ट करिए, मीडियम, हार्ड, हार्डेस्ट, 2 पॉइंट पिछले वाले की तरह ही हैं। बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स यही दोनों सेम हैं। अब आते हैं डिफरेंस पे। अब आप देखिए बल्क ऑफ द क्वेश्चंस जो आते हैं, पजल्स, कोडेड इनइक्वालिटीज, ब्लड रिलेशन, ये सब आता है। प्री में तो खैर कोडेड नहीं आता है, प्री में डायरेक्ट इनइक्वालिटीज आती हैं। तो मतलब पॉइंट ये कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं ना रीजनिंग में, उसका कोडेड और नॉन कोडेड दोनों वर्जन करिए। देखिए नॉन कोडेड आपका प्री में आता है और कोडेड मेंस में आता है ना? तो इंस्टेड ऑफ लीविंग सम टॉपिक फॉर द मेंस और फिर बाद में दिक्कत हो, आप पहले से ही पूरी तैयारी करते चलिए। और इन जो टॉपिक्स मैंने मेंशन किए इन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन इन्हीं के आते हैं। ठीक है ना? तो इन पे आप ध्यान दीजिए, इनको थोड़ा अच्छे से करिएगा। और पजल तो डीआई की तरह है, 120% आनी ही आनी है। तो पजल आप रोज़ करिए, उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और 2 मिनट के अंदर, 2.5 मिनट के अंदर जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको आदत पड़ जाएगी कि 2 मिनट के अंदर आप पूरा पजल सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा आप करिए, रोज़ प्रैक्टिस करिए, तो आपका लेवल अच्छा होगा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा। राइट? अब इंग्लिश के टिप्स प्रिपरेशन के मैं आपको देता हूँ। देखिए इंग्लिश के 2 तरीके होते हैं प्रिपेयर करने के। एक मेरा मेथड है जो एक्सपीरियंस बेस्ड है, और इसमें मुझे बहुत लंबा टाइम लगा है इस मेथड को करने में। और एक होता है जो कन्वेंशनल मेथड, जो आपको हर जगह करवाया जाएगा कोचिंग में या आप सेल्फ स्टडी के थ्रू करोगे। ये ग्रामर रूल बेस्ड है और ये शॉर्ट टू मिड टर्म है। अब मैं आपको फ़र्क समझाता हूँ। देखिए मैं आईसीएससी बोर्ड से बिलोंग करता हूँ, मैंने आईसीएससी बोर्ड से स्कूलिंग करी है। तो इंग्लिश के साथ मेरा नाता बहुत पहले से रहा है, और मुझे बुक्स पढ़ने का बचपन से ही शौक था। तो 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक मैंने सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं। तो उतना लिटरेचर पढ़ पढ़ के, इतनी लैंग्वेज पढ़ पढ़ के मुझे ना इंट्यूशन बन गया एक ग्रामर के रिगार्डिंग। तो अगर आप मुझसे ये पूछेंगे, टेक्निकल चीज़ें पूछेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है या वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ लगती है, तो मुझे वो सब आइडिया नहीं होगा। लेकिन अगर आप मुझे गलत सेंटेंस देंगे ना और बताएंगे कि इसमें एरर ठीक करो, तो मैं इंट्यूशन से बता दूंगा कि इसमें क्या गलत है और कैसे सही होगा। ये वो एक्सपीरियंस बेस्ड है। मैंने रूल्स नहीं पढ़े, बट मैंने लैंग्वेज पढ़ पढ़ के एक्सपीरियंस किया है। तो इसमें मेरे को 6+ ईयर्स लगे हैं, तो ये इसलिए मैं इसको लॉन्ग बोल रहा हूँ। और जो कन्वेंशनल मेथड है वो आपका नॉर्मल है कि आप ग्रामर पढ़ते हो, उनके रूल्स पढ़ते हो, आप टेक्निकल चीज़ें पढ़ते हो, वर्ब, पार्ट्स पार्टिसिपल, एडजेक्टिव वगैरह, है ना? तो इसको अगर आप जल्दी सीखोगे तो शॉर्ट टर्म है, थोड़ा आप आराम से सीखते हो तो मिड टर्म है। ये अलग मेथड है, मेरा मेथड अलग था, इसलिए मैंने आपको पहले ही डिफरेंस क्लियर करना ज़रूरी समझा, तो इसलिए मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। अब जो कन्वेंशनल इंग्लिश है उसके लिए मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपने अपनी रीडिंग हैबिट स्ट्रॉन्ग करनी है। उसके लिए आपने क्या करना है, इंग्लिश न्यूज़पेपर आपने डेली पढ़ना शुरू करना है। कोई सा भी ले लीजिए, द हिंदू ले लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। अब इसमें भी हमने पूरा अखबार नहीं पढ़ना है ना? उतना टाइम किसी पे नहीं होता। तो हमने कोशिश करनी है, जो एडिटोरियल सेक्शन होता है, जिसमें एडिटर अपना अखबार में अपना एक कॉलम लिखते हैं, वो हमने पढ़ना है ज़रूर से। फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स पढ़ना है हमने, क्योंकि वो आगे जाके इंटरव्यू में काम आता है, आपको थोड़ा फाइनेंस की नॉलेज हो, वो आपने पढ़ना है। और एक और कोई और सेक्शन जो आपके इंटरेस्ट का हो, वो आप पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप स्पोर्ट्स वाला सेक्शन पढ़ सकते हैं। मतलब बेसिकली आपको अपना रीडिंग हैबिट स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस का एडवाइस कर रहा हूँ। ठीक है? अब आते हैं एग्जाम पे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए आप, एरर डिटेक्शन, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट और अनसीन कॉम्प्रिहेंशन, यही 4 चीज़ें आती हैं लिटरली। इनके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ और आता है। तो इन्हीं पे फ़ोकस करना है, तो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यही सारे टॉपिक्स हैं, तो इन पे हमने अच्छे से इम्पोर्टेंस देनी है, इनको फ़ोकस करना है। देखिए एरर डिटेक्शन के लिए तो आपको लैंग्वेज के रूल्स अच्छे से पता होने चाहिए और आपका सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग मालूम होनी चाहिए कि कैसे कहाँ फिट होता है, तभी आप गलती निकाल पाएँगे। पैराजंबल के लिए फिर आपकी रीडिंग हैबिट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप सेंटेंस को सही ऑर्डर में अरेंज कर सकें। और क्लोज़ टेस्ट के लिए आपकी टेक्निकल ग्रामर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वर्ब, एडजेक्टिव वगैरह। ठीक है? और रोज़ पढ़ने की कोशिश कीजिए, लास्ट टिप है ये, ठीक है? जिससे आपकी रीडिंग स्पीड बढ़े।
और सिर्फ हमने पढ़ने की स्पीड ही नहीं बढ़ानी है, क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेंस में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट कैन बी द टाइटल ऑफ द पैसेज, या समराइज द पैसेज इन वन लाइन, है ना? तो आपने सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, वो पढ़ के आपने उसको समझना है ताकि आप उसका सार निकाल सकें, आप उसको कंडेंस कर सकें शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना? तो सिर्फ पढ़ के करने का कोई फायदा नहीं, वो आधी बात है। जो बचा हुआ आधा पार्ट है वो पढ़ के समझना है, उसको समराइज करना है। तो उसके लिए आपको एनालिटिकल रीडिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो सिर्फ आंखों का खेल नहीं है, इसमें आपको दिमाग का भी यूज़ करना पड़ेगा साथ में, ठीक है? अब आते हैं जी और एफ, जो जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस आता है मेंस में, उस पर आते हैं। देखिए, इसमें दो मेथड और हैं। एक मेरा मेथड है। मेरा गोल ये था कि एटलीस्ट 10 टू 15 मार्क्स आ जाने चाहिए, रिस्पेक्टेड मार्क्स आने चाहिए, जिससे मेरा थोड़ा कट ऑफ से ऊपर आ जाए, ठीक है? बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर का नहीं सोचा था मैंने। इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने यूट्यूब से मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो उठाई थी, उनके नोट्स बनाए थे, और फिर उन्हीं नोट्स को रिवाइज करके मैं गया था लास्ट के 6 महीने का, मतलब एग्ज़ाम से 6 महीने पहले के वीडियोज़ देखे मैंने और उनके नोट्स बनाए, पढ़ के गया मैं। अब जो बच्चे होते हैं जिन्होंने 20 प्लस 25 प्लस लाना होता है, वो दूसरी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। वो डेली सीए पढ़ते हैं, डेली नोट्स बनाते हैं, पीडीएफ पढ़ते हैं, ठीक है, उसको रिवाइज करते हैं, और प्लस फाइनेंशियल अवेयरनेस के भी नोट्स पढ़ के जाते हैं। देखिए, मेरे एक्सपीरियंस में जो करंट अफेयर वाला सेक्शन होता है उसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस मेरे को तो नहीं दिखी। मैंने तीन एग्जाम दिए हैं आउट ऑफ 4 मेंस, तो मुझे तो कहीं फाइनेंशियल अवेयरनेस दिखी नहीं। हाँ, कभी कभी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं उससे रिलेटेड, तो मैं कह नहीं सकता। और मेरा गोल तो वैसे भी डिसेंट मार्क्स लाने का था, अच्छे मार्क्स लाने का नहीं था, तो इसलिए मैंने फाइनेंशियल अवेयरनेस को अवॉइड किया था। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप ज़रूर पढ़िएगा इनको, ठीक है? और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो गलती मैंने करी वो आप मत करिएगा। आप जब अपनी बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप तभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा करंट अफेयर्स, लास्ट मोमेंट पे मत छोड़िएगा। जैसे मैंने गलती करी थी, मैंने आईबीपीएस पीओ का जब प्री का रिजल्ट आया था, उसके बाद मेरे पास सिर्फ 1 महीना बचा था। उसी 1 महीने में मैंने पूरी प्रिपरेशन करी, और तब मेरे पे मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि टाइम बहुत कम था, ठीक है? तो आपके पास ये ऑप्शन है, आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी लगा के अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो आप वही कीजिएगा। मेरी वाली गलती जो मैंने करी थी मत कीजिएगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिएगा। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है इंटरव्यू। इंटरव्यू की जो टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये मैंने यूट्यूब पे बहुत खोजने की कोशिश की, लेकिन जो मेरे पर्टेनिंग जो मैं स्पेसिफिक टिप्स आपको देने वाला हूँ, मुझे कहीं नहीं मिले। तो ये मैं फील करता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटरव्यू के क्वेश्चन 4 कैटेगरीज में फॉल करते हैं। पहले हो गए क्वेश्चन अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, कि आप अपने बारे में बताइए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, आप ऐसे बताइए। दूसरा क्वेश्चन होता है कि आपकी जॉब के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे अगर आपने पहले कोई जॉब करी है तो उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर अगर जो आपकी लास्ट डिग्री है उसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन अबाउट बैंकिंग। अब बैंकिंग का इंटरव्यू है ऑब्वियसली, तो बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो क्वेश्चन हो गए। और ये क्वेश्चन होते हैं जनरल करंट अफेयर्स वाले या जीके वाले क्वेश्चन होते हैं। ये होते हैं 4 क्वेश्चन, 4 कैटेगरीज होगी क्वेश्चन की ये। अब जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनकी तो आप आंसर नहीं देंगे, सॉरी, मतलब उनके आंसर आप दे ही देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहने का ये मतलब था। बट जो क्वेश्चंस के आंसर हमको नहीं आते हैं उनको हमने टैकल कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये इस वीडियो का परहैप्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब आप सॉरी बोलेंगे, क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो दो तरीके से आप सॉरी बोल सकते हैं, कि सॉरी सर मैम, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, या आई डोंट नो दिस। ये दिखाता है कि आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, नील बटा सन्नाटा है। और जो दूसरा तरीका सॉरी बोलने का, कि सॉरी सर मैम, आई एम अनेबल टू रिकॉल इट एट द मोमेंट, ये दिखाता है कि आपको पता तो है, बट एट द मोमेंट आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, नर्वसनेस की वजह से या प्रेशर की वजह से। तो ये दो तरीके हैं सॉरी बोलने के, इनको आप ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ किस कैटेगरी के क्वेश्चन में कौन सा सॉरी बोलना है। स्टार्ट करते हैं जीके और करंट अफेयर्स से। इस टॉपिक में आप खुल के सॉरी बोलिए, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है? आपको सब चीज़ें तो पता नहीं होंगी ना हर चीज़ के बारे में, खुल के सॉरी बोलिए, और दोनों में से कोई सा भी सॉरी आप यूज़ कर सकते हैं जो मैंने अभी बताया आपको। बैंकिंग वाले में कोशिश करिए कि थोड़ा कम सॉरी बोलना पड़े, क्योंकि बैंक का इंटरव्यू है, आपको थोड़ा बैंक के बारे में ही पता नहीं होगा, थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। तो कोशिश करिए इसमें कम सॉरी बोलना पड़े, और अगर सॉरी बोलना है तो वो वाला बोलना है कि आई कैन नॉट रिकॉल दिस एट द मोमेंट, ताकि उनको ये लगे कि इसको आता तो है बट ये अभी थोड़ा भूल रहा है किसी भी चक्कर से। उसके बाद आपको थोड़ा और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा जॉब और डिग्री वाले क्वेश्चन में, इसमें थोड़ा और कम सॉरी बोलना है,
ठीक है? कोशिश करना है और कम सॉरी बोलना है, क्योंकि डिग्री यार देखो आपने 4 साल, 3 साल की डिग्री करी है या आपने जॉब भी करा है, वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है? उसके बारे में तो थोड़ा आपको पता होना ही चाहिए। तो इसमें भी आप सॉरी वो वाला बोलेंगे कि आई एम अनएबल टू रिकॉल दिस एट द मोमेंट, ताकि उनको लगे कि इसको आता है बट ये अभी बोल रहा है। लास्ट में हम आते हैं क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ में। इसमें हमने गलती से भी सॉरी नहीं बोलना है, ठीक है? हाँ, और कोशिश करना ये क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके जाएँ, अपने बारे में जो क्वेश्चंस पूछते हो प्रिपेयर करके जाएँ। क्योंकि देखिए अगर आपसे वो ऑन द स्पॉट आपके बारे में पूछें और आप सॉरी बोल देंगे तो कितना अजीब लगेगा कि इस अगले को तो खुद के बारे में ही कुछ नहीं पता है, ये बैंक कहाँ से सँभालेगा, ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। अब मैं लास्ट में अपने सोर्सेज़ बता देता हूँ प्रिपरेशन के लिए, जो मैंने यूज़ करे। देखिए मैंने ऑफ़लाइन कोचिंग ली थी, मतलब मैं रेगुलर क्लासेस अटेंड करी थी। करियर पावर एक कोचिंग है, उनके मैं ब्रांच पे गया था, तो वहाँ पर मैंने कोचिंग अटेंड करी थी। तो सारा उनका स्टडी मटेरियल जो बुक्स वगैरह होती है प्रैक्टिस करने के लिए, वो मुझे उन्हीं की तरफ से मिली थी। रही बात ऑनलाइन मॉक टेस्ट वगैरह की, तो वो भी मुझे अड्डा 247 की तरफ से ही ऑनलाइन मॉक्स मिल गए थे, मल्टीपल। तो उनका मैंने यूज़ करके अपने मॉक्स दिए। काफ़ी लोग पेड मॉक्स नहीं लगा पाते, तो उनके लिए फ्री में सजेस्ट कुछ करना चाहता हूँ। जैसे आई एग्ज़ाम भी हो गया, गाइडली हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, ऑलिव बोर्ड हो गया। आप इनके थ्रू फ्री मॉक्स देके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बताऊँ कि आई एग्ज़ाम भी स्पेशली मुझे बहुत हार्ड लगा। तो अगर आपको रियली एक चैलेंज चाहिए तो मैं सजेस्ट करूँगा आप आई एग्ज़ाम भी वाले मॉक्स दे सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए तो मैं स्पेशल थैंक्स और शाउट आउट देना चाहूँगा परचम क्लासेस वाली मैम को, क्योंकि उनके वीडियोस देख के ही मैंने नोट्स बनाए हैं मंथली वाले। और लिटरली मैं आपको बताऊँ आईबीपीएस, पीओ, मेंस के जो करंट अफेयर्स था, 5 क्वेश्चन लिटरली उनके वीडियो में से आए हैं। जैसे क्वेश्चन मुझे याद है अभी भी मैं आपको बता सकता हूँ कि स्पाइस कांग्रेस, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस कौन से जगह पे हुई थी? तो उसका आंसर मुंबई था। तो वो वीडियो में मैम ने कवर किया हुआ था और वही क्वेश्चन पेपर में भी आ गया। तो ये मुझे बहुत हेल्पफुल लगा, तो उन मैम्स को स्पेशली थैंक यू। और मैं बाकी अगर आपके और कोई सोर्सेज़ हैं तो अच्छी बात है, बट मैंने जो करंट अफेयर्स के लिए चुना है वो परचम क्लासेस की यूट्यूब वीडियो ही है। अ, इतना ही था आज की वीडियो में। ये मेरी स्ट्रैटेजी मैंने कंडेंस करके आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की है। और किसी बारे में आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अ, अपना कीमती समय मुझे देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।